नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। क्या राहुल गांधी को देश में कहीं भी जाने से रोकने की कोई साजिश रची जा रही है? क्या बीजेपी को इतना डर लग रहा है राहुल गांधी से कि वो कब कहां पहुंच जाएं और क्या कहें? इससे बीजेपी एकदम घबरा चुकी है। क्यों अब राहुल गांधी को रोका जा रहा है? ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कल राहुल गांधी अचानक पहुंच गए थे दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में। और वहां पर जब उन्होंने छात्रों से मुलाकात की और उसमें उन्होंने जो खास तौर पे जो एनएसयूआई के जो छात्र हैं उनसे उन्होंने एससी एसटी ओबीसी इन सब के मुद्दों पर बात की, तो उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने बाकायदा नोटिस भेज दिया है कि ऐसा करना गलत था और ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। अब राहुल गांधी को वहां पर क्यों जाने से डीयू राहुल गांधी अगर पहुंचे हैं, कोई ऐसा सेंसिटिव एरिया नहीं है जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है या पर वहां जा नहीं सकते राहुल गांधी, ऐसा तो उन्होंने कुछ किया नहीं। और न ही जाकर वहां जाकर उन्होंने बिहार के लोगों के लिए वोट मांगे, उन्होंने केवल वहां जाकर छात्रों से मुलाकात की और उनसे संवाद किया। तो राहुल गांधी का ये जो संवाद है, ये इससे क्यों घबरा रही है बीजेपी? ये सोचने वाली बात है। और ये पहला मौका नहीं है कि राहुल गांधी को ऐसे कहीं जाने से रोका गया, बल्कि अभी एक 15 दिन के भीतर तो ये दूसरा मामला आया है जहां पर छात्रों से बातचीत करने राहुल गांधी जा रहे हैं और उनको रोका गया। अभी याद कीजिए आप 15 तारीख को जब राहुल गांधी पटना में थे और फिर दरभंगा में, और दरभंगा में जब वो जा रहे थे अंबेडकर छात्रावास, तो किस तरह उनको रोका गया उसका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर अभी भी है। और कांग्रेस ने इस वीडियो को डाला और बताया कि कैसे राहुल गांधी को रोकने की कोशिश हुई। खुद राहुल गांधी ने वहां के प्रशासन से कहा था कि ये तानाशाही है, आप मेरे को इस तरह से नहीं रोक सकते। और राहुल गांधी गए, वहां भी उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। डीयू में फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन दरभंगा में छात्रों से राहुल गांधी मिलने नहीं जा सकते, राहुल गांधी डीयू में नहीं जा सकते। और अब राहुल गांधी का 27 मई का नालंदा का दौरा तय था, उस दौरे को भी फिलहाल टाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अब जून में जाएंगे, लेकिन जो 27 मई का जो दौरा था वो इसलिए टल गया है। ये बताया जा रहा है कि वहां पर हॉल बुक नहीं था। राहुल गांधी वहां भी संविधान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन वहां भी राहुल गांधी का जो कार्यक्रम था वो दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों से बातचीत का ही था। खास तौर पर यही कार्यक्रम था, यानी एक बार फिर राहुल गांधी का युवाओं से संवाद होता, तो वहां जाने से भी उनको रोका नहीं गया सीधे सीधे, लेकिन ये बताया गया कि अभी हॉल बुक नहीं हुआ है, जगह नहीं मिली आयोजकों को, इसीलिए उनको अभी उनको ये कार्यक्रम टालना पड़ेगा। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, बार बार वो बिहार आ रहे हैं, बिहार में चुनाव है, ऐसे में बिहार कांग्रेस को भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और जो संविधान सम्मान सम्मेलन जो कर रहे हैं उनको भी इतना सतर्क तो होना ही चाहिए था कि उनको जहां जगह मिलती, जिस तारीख को वो कार्यक्रम करना चाहते हैं उसी तारीख को वो कार्यक्रम कर लें। ये जो बहानेबाजी इसको कहा जाएगा कि हॉल नहीं मिला, इतना बड़ा बिहार है और नालंदा भी कोई छोटी मोटी जगह तो नहीं है, लेकिन वहां पर अगर हॉल न मिलने की बात कही जा रही है तो समझा जा सकता है कि राहुल गांधी को रोकने के लिए कौन कौन से पैतरे आजमाए जा रहे हैं। अब राहुल गांधी कल तो जा रहे हैं पुंछ, जहां पर वो जो पाक की तरफ से हुई है गोलीबारी, जो हमले हुए हैं उसमें जो आम लोग मारे गए हैं, उन लोगों से, उन पीड़ितों से राहुल गांधी कल मिलने जा रहे हैं। और ये दूसरा दौरा उनका एक तरह से होगा पहलगाम के बाद। पहले वो श्रीनगर गए थे, वहां पर वो पहलगाम के पीड़ितों से मिले थे, और अब उसके बाद, उस घटना के बाद जो लोग पीड़ित हुए हैं, राहुल गांधी अब उनका दर्द बांटने भी पुंछ पहुंच रहे हैं। इधर मोदी जी की तो अपनी डायलॉग बाजी जो है वो चल ही रही है कि उनकी रगों में गर्म लहू नहीं है, सिंदूर है, और पता नहीं क्या क्या इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन आज तक उनकी जो गर्माहट है या गर्मजोशी है वो पीड़ितों के लिए दिखाई नहीं दी कि कहीं वो उनसे मिले हों, उनका दुख दर्द बांटा हो। राहुल गांधी पहुंचते हैं तो उस पर भी उनको तकलीफ होती है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि पुंछ जाने के राहुल गांधी के कार्यक्रम में कोई व्यवधान आया है, और हो सकता है कल वो आराम से चले भी जाएं। लेकिन आप याद कीजिए तो इससे पहले जब कश्मीर में जब ये 370 हटा था और राहुल गांधी वहां जाने वाले थे, तब उनको रोका गया। उसके बाद उन्होंने सत्यपाल मलिक से एक चर्चा में ये बताया था कि पुलवामा हमले के बाद भी राहुल गांधी वहां जाने वाले थे, तब भी उनको रोका गया। इसी तरह भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी कर रहे थे, तब भी कई बार उनकी यात्रा में व्यवधान डालने की कोशिश की गई। और जब असम में जब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, तब किस तरह से वहां की हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने किस तरह से रोका था राहुल गांधी को, उन पर वहां भी मामले दर्ज हुए थे। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि राहुल गांधी को
पूरे देश में कहीं भी राहुल गांधी के जाने की खबर बस मिलती है और बीजेपी के कान खड़े हो जाते हैं कि कैसे हम इनको रोके। हालांकि कल का पुंछ का जो कार्यक्रम है राहुल गांधी का तय है कि वो जा रहे हैं। इस बारे में जयराम रमेश ने जो कुछ लिखा है, क्या जानकारी दी है, एक बार देख लेते हैं इस ट्वीट को और उसके बाद आगे इस चर्चा में देखेंगे कि उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा। तो जयराम रमेश लिख रहे हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी कल यानी 24 मई को पुंछ का दौरा करेंगे, जहां वे हाल ही में पाकिस्तान की गोलीबारी में मारे गए लोगों के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले 25 अप्रैल को वे श्रीनगर गए थे, जहां उन्होंने पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले में घायल लोगों और अन्य संबंधित पक्षों से मुलाकात की थी। उन्होंने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी भेंट की थी। ये जयराम रमेश का बयान, इसको एक तरह से कांग्रेस का आधिकारिक बयान माना जा सकता है, जिसमें उन्होंने बता दिया है कि कल राहुल गांधी का क्या कार्यक्रम होगा। तो राहुल गांधी कल जाएंगे। अब देखना होगा कि इस दौरे में वो केवल पीड़ितों से मिलते हैं या कुछ और भी लोगों से मुलाकात होती है। इसको लेकर राजनीति किस तरह से गर्म होती है, ये भी देखना होगा। हालांकि आज राहुल गांधी ने एक अग्निवीर जो शहीद हुआ था उसके परिजनों से भी बातचीत की, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन अभी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, और हम ये चर्चा इस बात की करेंगे कि राहुल गांधी को रोकने की साजिश आखिर क्यों हो रही है। नमस्कार अमलेंदु जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, कल से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी जब से डीयू गए, अचानक गए, वो उनका कोई पहले का कार्यक्रम नहीं था, और ये बहुत अच्छी बात है लोकतंत्र में नेताओं को इसी तरह से आपके लिए हर जगह रेड कारपेट बिछाया जाए और पूरा तामझाम किया जाए। कोई जरूरी नहीं है, बल्कि नेता असली वही है जो अचानक अपनी जनता के बीच पहुंचे और लोगों के जो हाल हैं उनको जाने और उनकी बातचीत को सुने, बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी सरकारी तामझाम के। तो राहुल गांधी ये काम हमेशा करते रहे हैं, कल फिर उन्होंने किया। लेकिन उसको लेकर जो बवाल खड़ा हुआ, जिस तरह से डीयू प्रशासन ने इस पर तुरंत ही कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, मतलब अब जो है यूनिवर्सिटीज में जाना भी नेताओं के लिए वो प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो जाता है। क्या कहेंगे, ये जो पूरा सिनेरियो, जो पूरा एक परिदृश्य बना हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? एक तो शर्मिष्ठा जी, ये जो परिदृश्य बना हुआ है और जिस तरीके से राहुल गांधी को बार बार रोकने की साजिशें रची जा रही हैं, इसको देखकर साफ तौर पे यही लगता है कि अब सरकार जो है यानी मोदी सरकार, वो बहुत घबराई हुई दिखाई पड़ती है राहुल गांधी से। और वरना इस तरीके से रोकने की आवश्यकता नहीं थी। अब जैसे नालंदा में बताया कि उनका साहब हॉल बुक नहीं हुआ, जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई दबाव रहा होगा प्रशासन की तरफ से कि हॉल की अनुमति नहीं देनी है। वरना हॉल बुक ना होने का क्या कारण है, ये भी तो मालूम पड़ना चाहिए कि हॉल बुक क्यों नहीं हो पाया। और जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी राहुल गांधी पहुंच गए, इससे पहले भी राहुल गांधी डीयू एक बार गए थे, तब भी जो था ये कहा गया कि साहब बिना अनुमति के आ गए थे, और अब भी कहा जा रहा है कि बिना अनुमति के आ गए। तो राहुल गांधी को जगह जगह जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता क्यों है? मतलब क्या यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा नियम है कि कोई व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता? अनुमति लेनी पड़ती है। अगर मैं जाना चाहूँ यूनिवर्सिटी तो क्या मुझको अनुमति लेनी होगी, या आप जाना चाहें तो आपको अनुमति लेनी होगी? किससे अनुमति ली जाएगी? संसद भवन तो नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ जाने के लिए गैर सांसद जो हैं उनको अनुमति लेनी होगी, पास बनवाना पड़ेगा। और अगर ऐसा कोई नियम है कि वहाँ पास बनवाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, तो आप घोषणा कीजिए कि इसका उल्लंघन किया। तो ऐसा मेरी जानकारी में तो नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंदर जाने के लिए कोई पास बनता होगा, उस पास को लेकर आदमी कोई अंदर जाएगा। और किसी भी शिक्षण संस्थान में नहीं होता है शर्मिष्ठा जी इस तरीके से। ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। तो ये जो रोकने की कोशिशें, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ती हैं कि राहुल गांधी को जगह जगह रोकने की कोशिश इसीलिए हो रही है कि सरकार अब घबरा रही है। और ख़ासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से सीज फायर किया गया, उसके बाद सरकार बहुत ज़्यादा घबराई हुई दिखती है। क्योंकि राहुल गांधी ने जो सवाल किए, वो सवाल पूरी तरीके से मोदी सरकार को, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेनकाब करने वाले हैं कि आप बातें कुछ करते हैं और काम आप कुछ करते हैं। और जो सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी, उन सवालों से बीजेपी घबराई हुई दिखाई पड़ती है। पूरी की पूरी सरकार जो है मोदी जी की, वो घबराई हुई दिखाई पड़ती है। तो बार बार जो है राहुल गांधी को रोकने की इस तरीके की कोशिशें की जा रही हैं। ये बात सही है, आपने कहा कि भाई कांग्रेस की जो बिहार कांग्रेस है उसको सतर्क रहना चाहिए था। कि आप पहले देख चुके हैं कि दरभंगा में भी उनको रोकने की कोशिशें हुई, और वहाँ तो पुलिस पहुँच गई बाकायदा, उसने वहाँ पंडाल उखाड़ने की कोशिशें की, छात्रों को धमकाने की कोशिशें की, राहुल गांधी को रोका गया। राहुल गांधी फिर जो थे वो पिछले दरवाजे से
कूद कर वहाँ पहुँच गए, ये सारी चीज़ें हुई। तो जब एक चीज़ हो चुकी है तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि राहुल गांधी को किस तरीके से रोकने की कोशिशें बार बार हो रही हैं। तो ये वहाँ की कांग्रेस जो है, बिहार कांग्रेस, और जो आयोजक हैं उनको भी इस बारे में सतर्क रहना पड़ेगा। अब दिक्कत समिता जी ये कि पता नहीं कि बिहार में कांग्रेस में कौन इस समय क्या देख रहा है क्या नहीं, लेकिन एक जो कॉरपोरेट कल्चर और जो एनजीओ कल्चर आता जा रहा है राजनीतिक दलों में, ये बड़ा ख़तरनाक है। और ख़ासतौर से कांग्रेस में जिस तरीके से आ रहा है, तो इसको अब देखना पड़ेगा राहुल गांधी को कि कॉरपोरेट कल्चर और ये कल्चर जो है ये एनजीओ वाला, ये एक राजनीतिक दल में हावी ना होने पाए। अब मैं देख रहा था कि एक कांग्रेस प्रवक्ता जो लिख रहे हैं कि पवन खेड़ा सर, अब ये सर की जो शुरुआत समिता जी हुई है, समझ में ही नहीं आता है कि ये सर की शुरुआत कहाँ से हो गई है, पवन खेड़ा सर। अब कांग्रेस का प्रवक्ता जो लिखे पवन खेड़ा सर, तो अगर ये सर की शुरुआत जो है अगर राजनीतिक दलों में हो जाएगी समिता जी, तो फिर राजनीति मतलब राजनीतिक दल नहीं रहेंगे, फिर तो कॉर्पोरेट हो जाएंगे और या फिर एनजीओ हो जाएंगे जहाँ सर और मैडम ये सब चलेगा। तो ये अगर कल्चर आ रहा है तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, और फिर आप एक राजनीतिक दल नहीं रह जाएंगे, कॉर्पोरेट कंपनी हो जाएंगे, फिर कंपनी की तरीके से पार्टियाँ चलेंगी। तो इसलिए जो प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है वो ये है कि आपका कार्यकर्ता एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के तौर पे काम करे, उसको ये समझ हो कि कहाँ क्या परमिशन लेनी है और क्या क्या तरीके हो सकते हैं प्रशासन से लड़ाई लड़ने के। अगर मान लीजिए अनुमति नहीं दी जाती है तो आप समय से, अगर आपको मालूम पड़ जाए, आप समय से जाएं, तो आपको फिर उसके रास्ते मालूम होने चाहिए कि प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है, तो आप अदालत का रुख कर सकते हैं कि परमिशन दी जाए। तो ये समिता जी हमने देखा है कि किस तरीके से जो बीजेपी के ही कई कार्यक्रमों को कोलकाता उच्च न्यायालय जो कह चुका है कि परमिशन दीजिए, इनको कराया जाएगा, वहाँ भी रोक रखती है। तो ये तरीके आपको आने चाहिए। अब नालंदा जाने वाले थे और कार्यक्रम रोक दिया गया, और आप मानकर बैठ गए कि ठीक है आप राहुल गांधी नहीं आएंगे, लेकिन उसके लिए आप और जो अपना सकते थे रास्ते, वो क्यों नहीं रास्ते अपनाए जा रहे हैं? क्यों नहीं गए आप भाई पटना हाई कोर्ट की, भाई ये अनुमति हमको दी जाए इस हॉल की? क्या खतरा है राहुल गांधी से? सरकार बताए राहुल गांधी से खतरा क्या है? क्योंकि राहुल गांधी वहाँ जाकर जातिगत जनगणना की बात करेंगे, राहुल गांधी वहाँ जाकर प्रधानमंत्री के रगों में जो सिंदूर दौड़ रहा है उसकी जो है वो चीरफाड़ करेंगे कि भाई बिना खून के आदमी कैसा हो जाता है जिसके अंदर अगर खून नहीं होता है। तो मोदी जी का खून नहीं रहा, पानी, तो हमने सुना था कि खून नहीं है पानी है, यही लोग नारा लगाते थे, जिस हिंदू का खून ना खोला, खून नहीं वो पानी है। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस हिंदू का खून नहीं खोला उसका सिंदूर खोल रहा है उसके रगों में, तब पानी भी नहीं रहा। तो ये तो इनका है। तो लेकिन राहुल गांधी जाकर वहाँ सवाल उठाते, तो ये चीज़ें आ रही हैं। तो ये सतर्क रहने की आवश्यकता है, जैसा आपने कहा, बिल्कुल कांग्रेस को भी है, और एक राजनीतिक दल की तरीके से काम करना कांग्रेस को सीखना पड़ेगा, मुझे लगता है समिता जी। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है अमलेंदु जी की आखिर हॉल की भी जरूरत क्यों है? हम लोगों ने देखा है भारत जोड़ो यात्रा में पूरा राहुल गांधी जब कन्याकुमारी से श्रीनगर तक पूरा चल लिए पैदल, और वो कहीं भी खड़े हो जाते थे, और वो पानी की टंकी पर चढ़कर भी पानी में भी भाषण जब वो दे दिया, तो राहुल गांधी को संविधान सम्मान सम्मेलन अगर करना है तो वो खुले मंच पर भी कर सकते हैं, अगर चाहते आयोजक तो वो वैसा हो सकता था। लेकिन ये कहना कि अभी हॉल अभी बुक नहीं हुआ है, नहीं मिला, इसीलिए अब जून में उनका कार्यक्रम होगा और तब हम पहले से ये सूचना करेंगे। क्योंकि अमलेंदु जी 27 मई जिस दिन जो कार्यक्रम ये था, वो 27 मई का दिन अपने आप में बिहार की राजनीति में इसलिए भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि इसी दिन बेलछी में नरसंहार हुआ था दलितों का, और उसके बाद इंदिरा गांधी किस तरह से हाथी पर सवार होकर वहां पहुंची हैं बरसते पानी में, वो पूरा इतिहास है। और उसको लेकर जो कांग्रेस वहां से जैसे रिवाइव हुई, तो वही चीज राहुल गांधी भी कर सकते थे। पहुंच जाते वो 27 मई को नालंदा, और कहीं भी वो मंच लगाकर या खड़े होकर कार के बोनट पे खड़े होकर भी वो भाषण दे देते तो लोग सुन लेते। उनको तो कुछ ऐसी सुरक्षा की वो अपनी चिंता भी नहीं करते हैं, और लोग उनको सुनने आते। तो यहाँ पर ये बिहार कांग्रेस को अब सोचना होगा कि ये किस तरह से वो राहुल गांधी का और अच्छा इस्तेमाल इन चुनावों में कर सकती है। बहरहाल अभी हम आते हैं अमलेंदु जी डीयू के मसले पर। डीयू ने जिस तरह से रोकने की कोशिश की, आपने सही कहा कि भाई पास ही तो बनवाना होता है, और अगर पास नहीं बना तो वो बन सकता था, और उसको लेकर जो ये पूरा की प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। और पहले भी जब वो पहुंचे थे और वहां कैंटीन में मेरा ख्याल उन्होंने खाना भी खाया था छात्रों के साथ, जी हाँ, जी उस बात को, तो ये जो है मोदी जी पहुंच जाते हैं पाकिस्तान, और उनको लेकर कोई सवाल नहीं होता कि आपने कैसे आप पाकिस्तान पहुंच गए, जो देश हम जिसको आप दुश्मन देश बोलते हैं, आप बिना बताए वहां पर 25 दिसंबर को आप वहां पहुंच गए नवाज शरीफ के जन्मदिन पर, तब आप सवाल नहीं उठाते। राहुल गांधी डीयू नहीं जा सकते, ये एक बड़ी अजीब सी बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो एनएसयूआई प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया है, अंग्रेजी का ट्वीट है, लेकिन एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है उन्होंने।
वरुण चौधरी लिखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट नॉट फॉरगेट दैट डूसू इज नॉट मेयरली अ स्टूडेंट यूनियन, it is the democratic voice of the entire student community. The DUSU president and joint secretary have right to invite any speaker or leader to the DUSU office. So why is there fear when the DUSU president and joint secretary invite the leader of the opposition, Rahul Gandhi ji, to the DUSU office? Unfortunately, the kind of notice issued by the Delhi University administration reflects that it is operating under pressure from the RSS and the BJP. The real question is, who is afraid of Rahul Gandhi ji's visit? Is it fear of the question students may ask, or is it fear that Rahul Gandhi ji through direct dialogue may empower and awaken the youth? If this fear is not yours, then say it clearly. Whose fear is it? Is it the RSS, the BJP's? Let it be known. No one will be intimidated or silenced by your notice. This notice is unconstitutional, undemocratic, and we strongly condemn it. Stop trying to suppress the voice of students. डरो मत। ये पूरा एक लंबा वरुण चौधरी का ट्वीट है जिसमें उन्होंने बता दिया, पूछ लिया कि आप बता दीजिए कि किसका डर है, आरएसएस का डर है, बीजेपी का डर है, आपको इस बात का डर है कि राहुल गांधी जी मिलेंगे, युवाओं से संवाद करेंगे, युवा जो है अपने अधिकारों के लिए जागरूक होगा, और इस बात का आपको डर लग रहा है। आखिर क्या डर है? यहाँ पर वरुण चौधरी ने पूछ लिया और आखिर में एक जो राहुल गांधी का नारा है डरो मत, वो भी बता दिया। तो अमलेंदु जी, ये जो पूरा उनका जो ट्वीट है बता रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इस समय किस तरह से डरी हुई दिखाई दे रही है। अब हमारे शिक्षा संस्थान जो देश के टॉप शिक्षा संस्थान में एक है डीयू, वहां पर अगर इस तरह का डर दिखाई देगा तो कैसे आप 21वीं सदी का नया भारत, या ये डरना न्यू नॉर्मल हो गया इस देश में, ऐसा लग रहा है। बहरहाल जो मैं बता रही थी कि राहुल गांधी जब कल गए तो उन्होंने SC, ST और OBC विद्यार्थियों से संवाद पर उचित प्रतिनिधित्व, समानता और शैक्षणिक न्याय जैसे मुद्दों पर चर्चा की। ये जो शब्द हैं, क्या इन्हीं से बीजेपी को डर लगता है? क्या बीजेपी चाहती नहीं कि राहुल गांधी युवाओं से मिले? क्योंकि दरभंगा की बात करें, चाहे डीयू की बात करें, उससे पहले डीयू की बात करें, हर जगह राहुल गांधी को जो रोकने की कोशिश हो रही है, खासतौर पर दलितों और युवाओं से जो उनका संवाद है, क्या बीजेपी को इसी चीज का सबसे ज्यादा डर लग रहा है? निश्चित तौर पर समिता जी, एक तो देखिए मोदी जी बिल्कुल जनता से कटे हुए हैं, 23 वर्षों से जनता से कटे हुए हैं। मोदी जी भले भाषण अच्छा दे लेते हो, जो अच्छा कहा जाता है मुझे पता नहीं आखिर उसमें अच्छाई क्या होती है, क्योंकि कोई भी भाषण उनका जहर से बिना बुझे हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि भाषण अच्छा दे लेते हैं। हमारे विपक्ष लोग भी कहते हैं मोदी जी अच्छा भाषण दे लेते हैं, तो मान लेते हैं कि मोदी जी अच्छा भाषण दे लेते हैं। लेकिन जनता की नब्ज़ क्या है मोदी जी के पास, ये क्या है, जनता की समस्याएं क्या हैं? क्या मोदी जी को आपने समिता जी पिछले 23 वर्षों में एक भी बार जनता की किसी समस्या पर बात करते सुना? जनता की समस्याओं का मखौल उड़ाते तो आपने सुना होगा। आपने जो जनता को दी जाती हैं सुविधाएं, उनको रेवड़ियां कहते तो सुना होगा आपने मोदी जी को, लेकिन जनता की समस्याएं क्या हैं उन पर बात करते हुए आपने कभी नहीं सुना होगा मोदी जी को पिछले 23 वर्षों के दौरान। तो मोदी जी की जनता से बिल्कुल कटे हुए हैं, और राहुल गांधी लगातार जनता के बीच में हैं। अब राहुल गांधी अगर समिता जी मान लीजिए सड़क पर निकल जा रहे हैं और फुटपाथ पर बैठे हुए किसी लोगों से मिलने लग जाएँ, तो क्या उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी पहले? भाई राहुल गांधी को एसपीजी सुरक्षा थी, तो एसपीजी सुरक्षा के समय तो एक ये था कि भाई एसपीजी को पहले रूट देना होता था, सब मिलने मिलाने का देना होता था। तो ये तो काम आपने खुद किया, भाई सरकार ने खुद किया है कि आपने उनकी एसपीजी सुरक्षा छीन ली। तो जब आपने सुरक्षा छीन ही ली तो राहुल गांधी तो स्वतंत्र है, खुल के जाएंगे जहाँ भी जाना होगा, और ज़्यादा आपको इतना खतरा तो दे दो भाई एसपीजी सुरक्षा। फिर अपने आप फिर कार्यक्रम तय होंगे, पहले से बताया जाएगा कि राहुल गांधी को कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। दूसरा ये कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के सांसद या कांग्रेस के एक नेता भर नहीं है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और शैडो प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक उनको है। तो राहुल गांधी के साथ तो बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती, तो आप कैसे रोक सकते हैं? क्या आप ये क्या डीयू के जो बीसी साहब है ये कह सकते हैं कि राजनाथ सिंह बिना अनुमति के नहीं आएंगे दिल्ली विश्वविद्यालय में? है हिम्मत तो कह के दिखाएं डीयू के बीसी जो है कि राजनाथ सिंह को एंट्री नहीं मिलेगी, अमित शाह आएंगे तो उनको एंट्री नहीं मिलेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी पहले से। और छोड़िए सर मित्रा जी, पुलिस तमाम कैंपसेस में घुस जाती है, जबकि पुलिस को किसी कैंपस में घुसने से पहले वीसी की या फिर प्रिंसिपल की परमिशन लेनी होती है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो कैंप बने हुए हैं पुलिस और पीएससी के कई। अब है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब तक मेरी जानकारी थी तब तक वहाँ कैंपस के अंदर थे।
तो तमाम कैंपसेस के जो कैंपस हैं शर्मिष्ठा जी, उनके अंदर पुलिस और पीएससी के और अर्धसैनिक बलों के बाकायदा कैंप बन गए हैं। तो ये कैसे बन गए हैं? तो अनुमति चाहिए, तो तब ये वीसी साहब कहाँ चले जाते हैं? तो ये जो वरुण चौधरी पूछ रहे हैं कि आखिर डर किसका है, क्या आरएसएस का दबाव? तो निश्चित तौर पे आरएसएस का ही दबाव है। और जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर तो खैर वो तो बिना दबाव के ही भी आरएसएस का एजेंडा लागू करेंगे, लेकिन जो नहीं भी है शर्मिष्ठा जी, वो डरते हैं कि आरएसएस का दबाव है, राहुल गांधी को रोको। अब अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खां महमूदाबाद को अगर गिरफ्तार किया जाता है, उन पर एफआईआर दर्ज की जाती है, तो वहाँ की यूनिवर्सिटी जो खामोश रहती है। क्यों खामोश रहती है? इसीलिए कि डर है कि भाई आप किसी और पर कुछ कार्रवाई ना हो जाए। तो एक डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, और राहुल गांधी उस डर के माहौल को तोड़ते हैं। राहुल गांधी जो जगह जगह जाते हैं, जनता से मिलते हैं और सीधे जाकर इस तरह से मिल लेते हैं, तो कहते हैं कि डरो मत, उसको कह रहे हैं। अब दरभंगा भी गए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, तो उनसे पूछा गया, उनका ये तो मेरे लिए मेडल की तरह है भाई, 32 मुकदमे एक और सही, ये हो गया। तो ये निश्चित तौर पर शर्मिष्ठा जी इस तरह की चीज़ है कि डीयू में जिस तरीके से ये किया जा रहा है, तो ये बताना चाहिए डीयू के वीसी को कि भाई क्या राजनाथ सिंह या अमित शाह या एस जयशंकर या कोई भी और केंद्रीय मंत्री आएगा तो आप उसको भी इसी तरीके से रोकेंगे? या बताइए क्या वो प्रोटोकॉल का उल्लंघन आप मानेंगे अगर बिना सूचना क्या जाता है? ये बताएं तो फिर राहुल गांधी से भी कहा जाए कि भाई आप भी जो है प्रोटोकॉल के साथ चलिए। फिर अब चूँकि वीसी से परमिशन लेनी पड़ेगी आने से पहले शर्मिष्ठा जी। जी जी बिल्कुल। और राहुल गांधी को जिस तरह से जगह जगह रोकने की कोशिश हो रही है, दिख रहा है कि बीजेपी को अब बहुत ज्यादा डर राहुल गांधी से वैसे भी शुरू से रहा है। उनकी छवि खराब करने की सारी कोशिशें हुई, लेकिन उसमें जब बीजेपी नाकाम रही तो अब उसकी कोशिश ये है कि राहुल गांधी लोगों के बीच ही ना पहुंचे। और इस बीच राहुल गांधी को लेकर फेक न्यूज का सिलसिला तो चल ही रहा है। अभी जो ज्योति मल्होत्रा है, उसको लेकर एक राहुल गांधी के बगल में जो महिला चल रही, उसका चित्र फोटोशॉप करके वो इस तरह से ज्योति मल्होत्रा के साथ दिखा दिया गया, और ये लिखा गया कि ये राहुल गांधी का ये गद्दारों के साथ भी चले, और इस तरह की बातें आई। हालांकि उसका जवाब और उसका खुलासा तुरंत हो गया। तो ये सब जो साजिशें चल रही हैं राहुल गांधी के खिलाफ, ये दिख रहा है कि किस कदर बीजेपी अभी भी उनसे डरी हुई है। और कल जो राहुल गांधी जा रहे हैं पुंछ, लेकिन आज उन्होंने जो बात की, आकाशदीप जो शहीद हुए हैं अग्निवीर, अपनी ड्यूटी के दौरान उनके परिजनों से बातचीत की, फोन पर बातचीत हो रही है, उसका एक वीडियो है, उसको देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कोई सरकार का ना इधर से ना उधर से, ना कोई किसी की मदद, ना कोई लेन देन, कोई बंदा आया नहीं। तो उसके फादर के पास था मैं, तो मैंने सोचा इफ़ यू हैव अ टाइम, अगर मीटिंग में नहीं है तो 1 मिनट बात करा दूँ। राहुल गांधी। हेलो ओके सर। नहीं, तो यहाँ पर राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं ये तो समझ में नहीं आया, क्योंकि वो फोन स्पीकर पे नहीं है। लेकिन ये दिख रहा है कि जहां कोई पीड़ित है वहां पर या तो राहुल गांधी खुद, या वो फोन के जरिए, या उनका कोई प्रतिनिधि जो है वो वहां पहुंच जाता है। अब कल पुंछ जा रहे हैं राहुल गांधी, इसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। मेरा ख्याल है अभी उसमें वक्त है, लेकिन अमलेंदु जी, जो ये बात हो रही है कि जो अग्निवीर, ये जो आकाशदीप सिंह है, इनके बारे में भी, क्योंकि अग्निवीरों को आप शहीदों का दर्जा नहीं देते, आप उनको कुछ जिस तरह का जो मुआवजा मिलता है वो वैसा नहीं देते, और अब 4 साल का जो इनका एक वो रहता है। तो ये सारी जो बातें हो रही हैं, और अभी ये जो वर्तमान माहौल बना हुआ है, उसमें अब अग्निवीरों के जो परिवार हैं वो भी सरकार के खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इस समय, और कल का जो मोदी जी का भाषण था, उसके बाद राहुल गांधी ने, हालांकि पूरे कांग्रेस ने अलग अलग ट्वीट करके सवाल पूछे, लेकिन राहुल गांधी का भी एक ट्वीट है, उस ट्वीट को देख लेते हैं और फिर समझते हैं कि क्या ऐसे ही सवाल हैं जिनसे डर रही है बीजेपी। देख लेते हैं ट्वीट। राहुल गांधी लिख रहे हैं, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान के साथ समझौता कर लिया। ये जो लिखा है राहुल गांधी ने, अमलेंदु जी, क्या कहेंगे कि क्या ऐसे ही सवाल हैं जिनसे घबरा रही है बीजेपी? और अब कल राहुल गांधी जब पुंछ जाएंगे तो क्या उसके बाद मोदी वो क्या बीकानेर जाकर, या आप इधर उधर, बिहार आप पहले चले गए, आप तमिलनाडु, केरल, अब राजस्थान, सब जगह हुआ है, कश्मीर क्या जाएंगे मोदी?
देखिए समिता जी, मोदी जी कश्मीर नहीं जाएंगे, पहलगाम नहीं जाएंगे, मोदी जी पुंछ नहीं जाएंगे, मोदी जी कानपुर भी शुभम द्विवेदी के घर नहीं गए, मोदी जी जो हैं वो हिमांशु नरवाल के घर भी नहीं गए, मोदी जी गुजरात में शैलेश भाई के घर भी नहीं गए, जो पहलगाम में लोग मारे गए थे, उनके किसी के घर मोदी जी नहीं गए। तो मोदी जी नहीं जाएंगे। मोदी जी का बस खून अब नहीं है उनके शरीर में, सिंदूर दौड़ रहा है बस, और वो गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि वो आप केवल गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, तो खून उनका नहीं दौड़ रहा है। लेकिन जो चिंता है बीजेपी की, वो चिंता यही है समिता जी कि पुंछ में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान ने गोलाबारी की, जो उसकी चौकियों से गोलाबारी हुई, उसमें हमारे 1 दर्जन से ज़्यादा निर्दोष नागरिकों की जानें गई और उनकी चर्चा पूरे देश में कहीं नहीं हुई। हमने पहलगाम पे जो हमारे टूरिस्ट मारे गए उनकी हमने चर्चा की, उनको हमने श्रद्धांजलि दी, सब किया, लेकिन जो पुंछ में हमारे नागरिक मारे गए उनकी हमने कहीं कोई चर्चा नहीं की। और उमर अब्दुल्ला ने कहा भी था उसी समय, जिस समय ये सब घटनाएं हुई, उन्होंने कहा था कि आप ऐसे माहौल में आप पुंछ के लोगों को क्यों भूल गए भाई, आपने जो कुछ किया, युद्ध की आप बात करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये जो टीवी चैनल्स वाले हैं तो आकर जब पुंछ में खोल लें या राजौरी में खोल लें अपना स्टूडियो, मालूम पड़ जाएगा कि युद्ध क्या होता है। तो शहादतें जो देते हैं, जो जान जो देते हैं, वो बॉर्डर पर रहने वाले लोग देते हैं। और शर्मिष्ठा जी, हम लोगों ने, आपको याद होगा, इसमें चर्चा की थी कैसे एक मीडिया की एंकरानी जो हैं वो बता रही थी कि बंकर कहाँ कहाँ बने हुए हैं और कितने बंकर बने हुए हैं सारे। तो क्या इस सबका भी कुछ असर हुआ, उसकी वजह से भी नुकसान हुआ? तो ये तो सब चीज़ें होंगी। अब जो समस्या है इस मीडिया की भी और प्रधानमंत्री की भी और बीजेपी की, वो ये है कि राहुल गांधी जब पुंछ जाएंगे समित्रा जी, तो ये बातें सामने आएंगी कि पुंछ में ऑपरेशन सिंदूर के 3 दिन के दौरान कितने हमारे नागरिकों की जानें गई और कितना हमारा नुकसान हुआ। सिर्फ नागरिकों की जानें नहीं गई, एक अधिकारी की भी जान गई समित्रा जी पाकिस्तान की गोलाबारी में, और वो SDM स्तर के अधिकारी थे। और जिस दिन उनकी जान गई उसी दिन वो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी, सुरेंद्र सिंह, उनके साथ वो ड्यूटी पर थे। उसके बाद जब घर आए तो पाकिस्तान की गोलाबारी में उनकी भी जान चली गई। ये है तो अब ये चर्चाएं नहीं हुई। तो अब राहुल गांधी जब जाएंगे तो ये भी आएगा कि पुंछ में क्या क्या हुआ, और ये सवाल भी फिर इस सरकार पर उठने लगेंगे कि आप बहुत छाती तो ठोक रहे हैं, सेना ने अपना काम किया, बहुत अच्छा है, सेना ने अपना काम किया, लेकिन आपने सेना को काम नहीं करने दिया और आपने सीज फायर की जो घोषणा कर दी बिना सेना की सहमति के, एक तरीके से कहा जाए, तो इसका दुष्प्रभाव क्या हुआ और जो भुगता किन लोगों ने। आप तो वहाँ पहुँच गए कि साहब आपकी रगों में सिंदूर, गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, लेकिन ये जो लहू बहा है पुंछ में हमारे निर्दोष नागरिकों का, या पहलगाम में जो लहू बहा है, ये लहू किसकी रगों में दौड़ रहा है? मोदी जी को इस लहू की कोई चिंता है कि नहीं है? मोदी जी इस लहू पे क्या कहेंगे? आपका लहू तो कहीं बह गया, आपने सिंदूर भर लिया अपने रगों में, लेकिन जिन हमारे निर्दोष नागरिकों का लहू बहा है उसका हिसाब होगा कि नहीं होगा? ये सवाल जो है प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को देने पड़ेंगे। तो इसलिए फिर अब राहुल गांधी के वहाँ पुंछ जाने से दिक्कतें पैदा हो रही हैं, और राहुल गांधी कहीं भी जाए तो दिक्कतें पैदा हो रही हैं। चूँकि अब मोदी जी अगर बीकानेर में जाकर बता सकते हैं कि उनकी रगों में लहू नहीं दौड़ रहा है और गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, तो राहुल गांधी भी तो पुंछ जाकर असली बात तो कर ही सकते हैं ना कि पुंछ में क्या हालात हैं और क्या नुकसान हुआ हमारे नागरिकों को, कितना नुकसान हुआ और क्या इस समय माहौल है। जो बॉर्डर पर जो लोग रहते हैं शर्मिष्ठा जी, असली देशभक्त तो वो लोग हैं जो बॉर्डर पर रहते हैं, नागरिक। जी यहाँ हम तो यहाँ दिल्ली में बैठकर या कलकत्ता में बैठकर कहीं जगह आराम से मज़े करते हैं, लेकिन आप उनके सोचिए कि जो हर समय पाकिस्तान की मिसाइल की रेंज में भी हैं, पाकिस्तान की चौकियाँ हैं उनकी रेंज में भी हैं, और आप जब भी पाकिस्तान सीज फायर करता है तो हमारे किसी न किसी नागरिक की जान जाती है, हानि होती है, उनकी चर्चा तक नहीं होती। मैं देख रहा था बहुत हृदय विदारक जो है वो वीडियो था कि एक व्यक्ति जो है अस्पताल में है, उसके 2 बच्चे जो हैं, जुड़वा बच्चे जो थे, और उनकी जान चली गई उसमें, और पत्नी 10 दिन तक इसको छुपा कर रखी, बता नहीं पाई, और आखिर में जब बताया तो वो बहुत हृदय विदारक दृश्य था। मोदी जी को ये दृश्य दिखाई नहीं पड़ते हैं, और ये दृश्य देखने के बाद अगर मोदी जी की रगों में जो है खून नहीं दौड़ रहा है शर्मिष्ठा जी, तो फिर ये खून तो वास्तव में पानी हो चुका है। अब आप उसे भले ही कहें कि सिंदूर दौड़ रहा है, लेकिन ये खून पानी हो चुका है, ये तो समझ में आता है शर्मिष्ठा जी। और मोदी जी को ये भी बता देना चाहिए कि उनकी आंखों में अब आंसू हैं या आंसू की जगह भी किसी और चीज ने ले ली, क्योंकि हमने कभी बहते हुए असल मुद्दों पर तो बहते हुए नहीं देखे। बात बात पर उनको बहुत रोना आया, कभी अपनी माँ का जिक्र करके, कभी किसी और बात का, लेकिन जहां लोगों का दर्द होता है वहां पर वो हाथ नचा नचा कर या तो बात करते हैं या ताली बजाकर ये बोलते हैं कि पैसे नहीं थे इसलिए शादी नहीं हो पाई, ऐसा मैंने नोटबंदी कराई, और ताली बजवा लेते हैं लॉकडाउन के टाइम और कोरोना में भी।
उनकी पूरी जो निष्ठुरता है वो हमने देखी। और अभी तो बेशर्मी की हद ये है अमलेंदु जी की मोदी का एक पूरा एक फुल साइज जो पोस्टर है, आदमकद पोस्टर, जिसमें वो किसी बिल्कुल वायु सैनिक की तरह दिख रहे हैं और सेना के कपड़ों में, और वो वर्दी के साथ उन्होंने अपना पोस्टर बीजेपी ने लगाया। और मोदी से इतना भी नहीं हुआ कि वो ये कहें कि भाई इस तरह की चीजें मत करो। वो पूरी राजनीति और पूरा बीजेपी जो है उसका प्रोपेगेंडा ये है कि किसी भी तरह इस ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मिल जाए। लेकिन बीजेपी ये समझ नहीं पा रही कि देश जब कमजोर होगा तो बीजेपी भी क्या बच पाएगी। अगर खतरा है देश के बाकी लोगों पर तो बीजेपी कोई अलग से उसके ऊपर मोदी का कवच नहीं डला हुआ है कि उनको कुछ होगा नहीं। वहां पर सभी लोगों को जो कहा है कि राहत इंदौरी ने कि लगेगी आग तो आएंगे सभी घर जद में, वो जो बात है ये सबके लिए एक समान लागू हो रही है कि अगर देश कहीं कमजोर पड़ रहा है मोदी के अकर्मण्यता के कारण, तो उसके नुकसान जो है वो सबको होगा, बीजेपी को भी होगा। ये बात बीजेपी नहीं समझ रहे, लेकिन जो लोग समझ रहे हैं वो काम कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने जो कुछ कहा है राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर, सुन लेते हैं। हाँ, उनका पुंछ का दौरा है, अच्छी बात है, आ रहे हैं वहाँ, लोगों से मिलेंगे, हमदर्दी थोड़ा सा इजहार करेंगे। मैं बिलखसूस तृणमूल कांग्रेस का शुक्रगुजार हूँ कि सबसे पहले शुरुआत उन्होंने की। उनके 5 मेंबर आए, बाय रोड गए, पुंछ भी गए, अब रजौरी में हैं, रजौरी से वापस जम्मू जाएंगे। उनका आना और लोगों की बात सुनना ये बड़ी अच्छी बात है और हमें लगता है कि इस मुश्किल दौर में हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं। अमरेंदु जी, ये जो आखिरी लाइन है कि हमें लगता है कि इस मुश्किल दौर में हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, टीएमसी के लोग गए, उमर अब्दुल्ला ने उसकी तारीफ किया, वो ये कह रहे हैं कि अच्छा है राहुल गांधी भी आ रहे हैं, पीड़ितों के बीच जाएंगे। और इस बीच हमने देखा है कि उमर अब्दुल्ला भी कभी वो ऐसा नहीं रहा कि वो श्रीनगर में अपने घर में या ऑफिस में बैठे हुए हैं, वो लगातार पूरे कश्मीर में घूम घूम कर और पीड़ितों के बीच भी जा रहे हैं, बॉर्डर पे भी जा रहे हैं। तो वहां उमर अब्दुल्ला बहुत अच्छे से इस पूरे हालात को संभाल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि लोगों ने उनको जो जीत दिलाई उस जीत को वो हर तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो उन्होंने कहा है कि अच्छा मतलब कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, यहाँ पर क्या ये सीधे सीधे बीजेपी और मोदी के लिए एक बड़ा संदेश है कि आप हमारे इस घड़ी में हमारे साथ आप नहीं थे, आप कहीं और भाषण दे रहे थे, चुनावी भाषण दे रहे थे। बिल्कुल समिता जी, देखिए कि जो जिस दिन घटना हुई 22 अप्रैल को एक घटना हुई, गृह मंत्री अमित शाह तो पहुंचे और चूंकि इतनी बड़ी घटना हो गई थी और सीधे सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आता है तो इसलिए इस्तीफ़ा भी मांगा जा रहा है अमित शाह का, लेकिन वो देंगे नहीं, इस्तीफ़ा कोई देने का सवाल नहीं है क्योंकि वो इस्तीफे तो होते नहीं हैं बीजेपी में। लेकिन अमित शाह फिर भी दौड़कर पहुंचे, भले ही वो लाल कारपेट पे जाकर और फिर उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि दी, तो अब वो लाल कारपेट की क्या आवश्यकता थी, उस पर भी उस समय बहुत सवाल उठे। इसके बावजूद समिता जी, राहुल गांधी जब विदेश से लौट कर आए तो सबसे पहले राहुल गांधी पहलगाम गए, श्रीनगर गए, राहुल गांधी तुरंत पहुँचे। प्रधानमंत्री को आकर जाना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री सीधे बिहार चुनावी दौरा करने चले गए, लेकिन प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गए। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जो थे वो केरल चले गए, उसके बाद बम्बई चले गए, आंध्र प्रदेश चले गए, सब जगह चले गए, लेकिन प्रधानमंत्री अभी तक कश्मीर जाने का समय नहीं निकाल पाए हैं और 2 साल से ज़्यादा हो गया मणिपुर जाने का समय नहीं निकाल पाए हैं। तो कश्मीर बेचारे क्या जाएंगे मोदी जी? तो मोदी जी से आशा नहीं की जानी चाहिए कि वो कश्मीर जाएंगे। हाँ, कश्मीर के नाम पर राजनीति करेंगे पूरे देश में, पूरे देश में आग लगाने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी कश्मीर का नाम ले लेकर। और हम लोगों ने देखा कि ऐसे संकट के समय में भी किस तरीके से जो पूरे देश भर में हरकतें हुई कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ या कश्मीरी फल विक्रेता हैं उनके साथ या जो कश्मीरी शॉल वगैरह बेचते हैं उनके साथ जिस तरह की घटनाएं हुई, तो ये देखा कि किस तरह की घटनाएं पूरे देश भर में हुई। तो अब जो कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला शर्मित्ता जी, निश्चित तौर पर उमर अब्दुल्ला को शर्मित्ता जी हम लोगों ने इस दौरान बहुत सक्रिय पाया है। उमर अब्दुल्ला पुंछ भी गए, वहाँ नागरिकों से जाकर मिले, उन नागरिकों से जाकर मिले जिनके परिवारों में जो नुकसान हुआ उनसे जाकर मिले। और रामबन में जो बाढ़ आई शर्मित्ता जी, जो पूरा रास्ता कट गया था, उमर अब्दुल्ला पैदल चलकर पहुँचे हैं कई किलोमीटर,
जहाँ तक गाड़ी से जा सकते थे वहाँ तक गाड़ी से और आगे रास्ता बंद था, तो उमर अब्दुल्ला उस बाढ़ की स्थिति में पैदल जाकर पहुँचे हैं और जाकर खुद उन्होंने सारा जायजा लिया है कि जो राहत कार्य है वो किस तरह से चल रहे हैं और रास्ते किस तरह से खुले और क्या क्या नुकसान हुआ है। तो ये सर मित्रा जी, एक मुख्यमंत्री और एक राज्य का मुखिया जो है उसका दायित्व जो होता है उमर अब्दुल्ला उसको करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यही सवाल मोदी जी से उठता है कि अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री अपना दायित्व इस तरीके से निभा सकता है तो देश का प्रधानमंत्री लफाजियाँ क्यों कर रहा है, अपना दायित्व क्यों नहीं निभा रहा है? जी, ये सवाल उठ सकता है कि आप जो बातें कर रहे हैं कि साहब लहू नहीं दौड़ रहा है, सिंदूर आपकी लहू में दौड़ रहा है, लेकिन आपसे अब ये नहीं, कोई नहीं पूछ रहा, कोई आपका एक्सरे कराने नहीं जा रहा है, कोई आपका ब्लड टेस्ट कराने भी नहीं जा रहा है कि आपकी नसों में क्या दौड़ रहा है। आप कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, खून ख़त्म हो गया होगा आपकी नसों का और उसमें सिंदूर दौड़ रहा होगा, बहुत अच्छी बात है आप कह रहे हैं, तो आप सब उसको मान लेते हैं। लेकिन ये सवाल तो पूछे जाएंगे कि पुंछ की जो स्थिति है या जो पहलगाम की स्थिति है उसकी बाद आपकी आंखों से खून क्यों नहीं टपका, ये सवाल तो पूछे जाएंगे समित्रा जी। आप चुनावी बातें करें तो सवाल तो पूछे जाएंगे कि आप चुनावी बातें करने के लिए हैं, लेकिन 7 मई से लेकर और 10 मई तक आपका ट्विटर हैंडल खामोश क्यों था, आपकी कहीं कोई सार्वजनिक उपस्थिति क्यों नहीं देखी गई, ऑपरेशन सिंदूर जिस समय चल रहा था उस समय आप देश के सामने क्यों नहीं आए, 22 अप्रैल के बाद और ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म होने तक आप देश के सामने क्यों नहीं आए, ये सवाल तो पूछे जाएंगे और इसके जवाब देने पड़ेंगे मोदी जी को। जी बिल्कुल। और आपने मणिपुर का जिक्र किया, अमलेंदु जी 2 साल हो गए वाकई वहां नहीं गए मोदी, और कभी मणिपुर के हालात पे उनका जो लहू है, सिंदूर है, जो भी कुछ है वो कभी नहीं खोला, कभी उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। और आज जो है अभी, क्योंकि मणिपुर का जिक्र आया तो बता दूं कि भारत मंडपम में आज राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है मोदी जी ने, और इस मौके पर बोला कि नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य आज कह रहा है हम विकास के लिए तैयार हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि मणिपुर को मोदी अभी भी अष्टलक्ष्मियों में से एक लक्ष्मी मणिपुर को मानते हैं या उसको अलग कर चुके हैं या उसके लिए उनकी कुछ और सोच है, ये अलग बात है। आखिरी सवाल अमलेंदु जी, कि कभी मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, कभी मेरे रगों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, हमको ऐसे अवतरित पुरुष की जरूरत है देश का नेतृत्व करने के लिए, या एक नॉर्मल जो सामान्य इंसान, हमको इंसान की जरूरत है, या ऐसे पता नहीं आकाशीय कहीं से टपके हुए लोगों की, क्या कहेंगे? सर मित्रा जी, अगर मोदी जी इतने ही नॉन बायोलॉजिकल हैं और इतने ही दिव्य पुरुष हैं तो प्रधानमंत्री का पद छोड़ दें, फिर जाके भजन पूजन में लगे, अपना दिव्यात्मा बने, जाकर प्रधानमंत्री बने रहने की क्या आवश्यकता है। देश का भी नुकसान कर रहे हैं और उस कुर्सी का भी नुकसान कर रहे हैं और खुद का भी नुकसान कर रहे हैं। भाई प्रभु की भक्ति में जो मन लगना चाहिए था वो चुनाव में लगा हुआ है, तो आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और वैसे भी आप वानप्रस्थ आश्रम आपका जो है मतलब होने वाला है पूरा, तो आप वहाँ पहुँचने वाले हैं, 75 के हो जाएंगे, तो छुट्टी दीजिए, मुक्ति दीजिए। आपकी पार्टी में भी तमाम लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, थोड़े समय के लिए ही भले ही कोई बन जाए, जब तक सरकार चल रही तब तक बने, तो रास्ता छोड़िए दूसरों के लिए, लेकिन कुर्सी से आपको चिपके रहना है। और जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि आपका जो लहू या गर्म जो होता है ये सिर्फ कैमरे के सामने ही क्यों होता है, बिना कैमरे के आपकी आवाज़ क्यों नहीं निकलती। और यहाँ तक कि सर्वमित्रा जी की जो बैठकें की जाती हैं सेना के अफसरों के साथ और NSA के साथ, गृह मंत्री के साथ, रक्षा मंत्री के साथ, उन सारी बैठकों में भी कैमरामैन जरूर चाहिए, अलग-अलग एंगल। हाँ, तो वो उस कैमरामैन के सामने फिर गोपनीय बातें क्यों हो रही हैं, फिर इसका मतलब कैमरामैन के सामने ही गोपनीय बातें हो रही होंगी जी। अब जयशंकर ने तो पाकिस्तान को बताया ना बताया वो अलग की बात है, लेकिन इस कैमरामैन ने क्या किया होगा, इस कैमरामैन पर भी सवाल है कि भाई आपकी जब इतनी गंभीर बैठक में कैमरामैन उपस्थित है तो ये कैसे, किस तरीके की आपकी गोपनीय बातें हो रही थी, या फिर जो थे आपसे चाय पीने के लिए बैठे हुए थे, ये समझा जाए फिर क्या मोदी जी। तो बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं, राहुल गांधी इन सवालों को उठा रहे हैं और ये सवाल देश के सवाल हैं। अब जब तक हम फिर कहेंगे कि जब तक सवाल ना पूछने का समय था किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन आज वो स्थिति जब बदल चुकी है तो अब निश्चित तौर पर सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर पहलगाम में आतंकी पहुँचे कैसे, घटना को अंजाम कैसे दिया, घटना को अंजाम देकर चले कहाँ गए, अब तक उन पर क्या कार्रवाई हुई, ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। और ये भी पूछा जाएगा कि मोदी जी आप अभी तक इन जो जान गई है जिन लोगों की, उनके किसी परिजन से मिल क्यों नहीं पाए, ये सवाल भी मोदी जी से पूछे जाएंगे। आपके रगों में भले ही लहू नहीं दौड़ रहा है, सिंदूर दौड़ रहा हो, लेकिन इसके बाद भी ये सवाल जो है वो खामोश नहीं हो सकते। सविता जी
जी बिल्कुल, पहलगाम घटना को 1 महीने हुए और इस 1 महीने में बड़ा बदलाव ये आया कि मोदी जी के रगों का जो लहू है वो सिंदूर में बदल गया। उसके अलावा कुछ नहीं बदला है देश में, वैसी की वैसी चीजें बनी हुई हैं। लोग अभी भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, पीड़ितों का दर्द अभी भी वैसा ही है और राहुल गांधी उस दर्द को बांटने कलपुंछ जा रहे हैं। देखना होगा कि कलपुंछ जाकर जब राहुल गांधी लोगों से मिलते हैं, वहां के लोगों की आप बीती सुनते हैं कि कैसे जब ये पता था सरकार को कि पाकिस्तान पलटवार कर सकता है तो क्यों आम लोगों को वहां पर ऐसे ही छोड़ दिया गया, उनकी सुरक्षा का उनके लिए कोई सेफ हाउस जैसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई। ये बहुत सारे सवाल हैं जो उठेंगे। देखना होगा कि मोदी सरकार इन सवालों से बचने के लिए अब कौन सा नया पैंतरा आजमाएगी जिसमें राहुल गांधी को रोका जा सके। तो अमरेंदु जी, आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।